ऑलराइट, स्ट्रेन देख रहे थे हम लोग। स्ट्रेन में एक फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रेन है जो हम लोगों को अभी पढ़ना है यहाँ पर, एंड दैट इज शियरिंग स्ट्रेन। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं समझाता हूँ क्या होता है इसका मतलब। शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। मान के चलो कि आपके पास एक ब्लॉक है यहाँ पर, राइट। सो दिस इज योर ब्लॉक, और इस ब्लॉक को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आप देखिए इसका ये टॉप फेस है, दिस इज द टॉप फेस, और ये इसका बॉटम फेस हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो बॉटम फेस है ना यहाँ पर, इसको फिक्स किया हुआ है। सो दिस इज फिक्स्ड हियर, ठीक है। ये किसी सरफेस पे अभी रखा हुआ है यहाँ पर, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं जो टॉप सरफेस पे टेंजेंशियल लग रहा है। तो इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं हम लोग इसको। अब आप देख लीजिए, जब हम लोग ये फोर्स लगा लेते हैं, होता क्या है बेसिकली, ये लैटरली डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से डिस्प्लेस हो जाएगा ये, इस तरह से, दिस वे, ठीक है। और ये आगे की तरह शिफ्ट कर लेता है, तो इसको हम लोग कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। मान मतलब आप सिंपल सिंपल लॉजिक देख लीजिए। ये मेरे पास यहाँ पर एक बुक है, ठीक है। अब ये बुक तो वैसे नहीं होने वाला है बिकॉज दिस इज अ स्मॉल बुक, वील टेक अ बिगर वन, ठीक है। चलिए देखिए, ये बुक है मेरे पास यहाँ पर, ऑलराइट। अब इस बुक को, ये जो है, दिस इज द टॉप सरफेस एंड दिस इज द बॉटम सरफेस, ठीक है। जो बॉटम सरफेस है वो इस तरह से कांस्टेंट है यहाँ पर, और ये जो टॉप सरफेस है, इसको टेंजेंशियल मैंने एक फोर्स लगाया हुआ है यहाँ पर, तो ये इस तरह से लग रहा है। अब यहाँ पर ये फोर्स जो है यहाँ पर इस तरह से, तो आप देख रहे हो कि अभी पहले ये इस तरह से था। यू कैन सी दिस एज, ओके, ये एज को देख लो आप लोग। You can see that this is straight right now, and as soon as I'm applying a tangential force over here, the upper surface is displacing but the bottom surface is not displacing. तो इसको हम लोग कहते हैं shearing stress, ठीक है। ये कॉल दिस इज shearing stress, और shearing stress को मेजर किया जाता है। कैसे मेजर करते हैं हम लोग इसको, ये जितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, इसका लेंथ सपोज आपके पास डेल्टा एल है, और ये जो दोनों दोनों जो सरफेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग रहने देंगे एल, ठीक है। दोनों सरफेसेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग रहने देंगे L। सो दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ बिटवीन द टू टॉप सरफेसेस, ठीक है। सो यहाँ पर ये एंगल जो है, इसको थीटा रहने देंगे। तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा यहाँ पर, शियरिंग स्ट्रेन देख लो यहाँ पर। शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशंस, change in dimensions upon original dimensions, all right, upon original dimensions. So इस केस में, in this case it's going to be relative displacement of any layer. So ध्यान से देख लीजिए बच्चों, that is going to be, which is equal to relative displacement of any layer upon distance between the two layers. तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों यहाँ पर, ये हो गया आपके पास डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स, कितना है आपके पास यहाँ पर एल है। पर अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हो, डेल्टा एल अपॉन एल ये टैन थीटा के बराबर है, ठीक है। इन दिस ट्रायंगल ईयर, ये इस तरह से है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आप थीटा थीटा है आपके पास, टैन थीटा ऑपोजिट अपॉन बेस होगा, तो ये डेल्टा एल है आपके पास और ये एल है आपके पास। सो दिस इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। ये हो गया टैन थीटा के बराबर। सो देयरफॉर शियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, शियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू टैन थीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। सो दैट इज शियरिंग स्ट्रेस। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हम लोगों ने ऊपर स्ट्रेस के बारे में देखा हुआ था, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, ऑलराइट। सो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। हम लोगों ने डिफरेंस बताया हुआ था प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में। प्रेशर इज बेसिकली अ फोर्स दैट इज अप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नली इट इज अप्लाइड, एंड स्ट्रेस इज एन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये हमेशा बॉडी के अंदर से लगती है,
ठीक है. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स बेसिकली, और ऑल्दो उनके यूनिट सेम है और डायमेंशन सेम है, बट टू डिफरेंट क्वांटिटीज. जैसे हम लोगों ने स्ट्रेन के टाइप्स देखे हुए हैं, वैसे ही हम लोगों को स्ट्रेस के टाइप्स देखना भी, जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है टेंसाइल स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियरिंग, वैसे ही स्ट्रेस को भी स्टडी करना हम लोगों को. सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखते हैं अभी. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. ऑलराइट. एक्चुअली ये पहले लेना चाहिए था, बट वी मिस्ड आउट ऑन इट. नो प्रॉब्लम. The first one that we have to study is longitudinal, या फिर हम लोग उसको tensile stress भी कह सकते हैं. Longitudinal और tensile stress. Tensile stress. All right. So the stress associated with the length of a wire or a rod is called as tensile stress. All right. So force or deforming force, or the deforming force which produces a change in length, of a body is associated in a body. The type of stress is called tensile stress. तो देखो ये कैसे स्टडी कर पाएंगे हम लोग. यहाँ पर लेट्स कंसिडर, यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स्ड सरफेस है. दिस इज अ फिक्स्ड सरफेस, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, we've got a rod over here. ठीक है, ये रॉड है आपके पास. ठीक है, I'll have to draw this now. तो इस तरह से कर लेता है. Just hold on kids. ये आपके पास एक रॉड है यहाँ पर, और इस रॉड को क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे खींच रहे हैं यहाँ पर इसको. ठीक है, बेसिकली एक वेट अप्लाई किया हुआ हम लोगों ने यहाँ पर. ऑलराइट. सो ये नीचे यहाँ पर वेट अप्लाई किया हुआ है. तो दिस इज सम फोर्स F. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, नीचे आपके पास mg फोर्स लग रहा है यहाँ पर. F इज इक्वल टू mg. तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, ये आपका एक्चुअल डायमेंशन यहाँ पर होना चाहिए आपका. ठीक है, दिस शुड बी हियर. अब ये नीचे आना चाहिए था. ठीक है, इसको नीचे प्रोड्यूस कर लेता है यहाँ पर इस तरह से, और फिर हो क्या जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेन आ जाता है इसमें. ठीक है, a little strain. So ये इस तरह से एक्सटेंड हो जाता है यहाँ पर. This is going to extend. इस तरह से एक्सटेंड कर देगा ये, और ये आपके पास आ गया यहाँ पर. तो ये जो चेंज है ना यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा L. ठीक है, दिस इज द डेल्टा L ओवर हियर, या फिर L प्लस, नॉट डेल्टा L, वील कॉल इट ओनली अ स्मॉल L कह देंगे. ये जो है आपके पास, ये आपका ओरिजिनल लेंथ है यहाँ पर. सो दिस इज द ओरिजिनल लेंथ. तो यहाँ पर जो स्ट्रेस एसोसिएटेड है, द टेंसाइल स्ट्रेस. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगता है ये. तो देख लीजिए, टेंसाइल स्ट्रेस is equal to force applied upon cross sectional area. ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड कितना हुआ बच्चों आपके पास यहाँ पर, दैट इज गोइंग टू बी m into g. ठीक है, m into g डिवाइडेड बाय, तो ये सर्कुलर है मान के चलता है, इसका रेडियस आपके पास r है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास पाई r स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर टेंसाइल स्ट्रेस. ऑलराइट, इजी. नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट वन, वॉल्यूम स्ट्रेस.
Second, volume stress. So a deforming force which brings a change in the volume of a body, the stress associated is called volume stress. Alright, so देख लीजिए, आपके पास कोई भी बॉडी हो सकती है यहाँ पर. लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक स्पेरिकल बॉडी है. तो ये स्पेरिकल बॉडी है, इसके ऊपर हम लोग बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. तो कंसिडर करता है कि ये इसका वॉल्यूम आ गया यहाँ पर. राइट, सो ये हम लोगों ने बाहर से फोर्स अप्लाई किया हुआ है. और ये इसके डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं. यहाँ पर ये आपके पास ओरिजिनल ये जो बाहर का सरफेस है इसका वॉल्यूम v रहने देंगे, और ये जो अंदर का सरफेस है इसका वॉल्यूम हम लोग v माइनस डेल्टा v रखेंगे. ठीक है. सो द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज गोइंग टू बी अप्लाइड फोर्स जो है वो देखना हम लोगों को. ऑलराइट, सो अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया. सो देख लीजिए, volume stress is equal to applied force upon area, which is equal to applied force जो है यहाँ पर ध्यान से देख लो, प्रेशर लगा रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर. फोर्स जो बेसिकली लग रहा है आपके पास यहाँ पर, सो चेंजिंग प्रेशर है आपके पास. फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होगा आपके पास. ये जो प्रेशर है ये डेल्टा पी रखेंगे हम लोग यहाँ पर. सो दैट इज डेल्टा पी इनटू ए डिवाइडेड बाय ए. तो यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो जाएगा. जो वॉल्यूम स्ट्रेस होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा. ठीक है, डेल्टा पी या फिर डीपी, जो बाहर से हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर. सो दिस इज डेल्टा पी होगा यार, ये डेल्टा पी हो गया. Alright, we are applying pressure over here. चलिए, this is volume stress, and the third one, the last one, third, shearing stress. Okay. Shearing stress. चलिए, सो shearing stress, कोई भी फोर्स, अगर इसका भी डेफिनेशन काफी आसान है. a deforming force which changes the shape of a body, the stress associated is called shearing stress. ठीक है. So shearing stress is equal to force upon area होगा ये. Force upon area, which is basically the tangential force applied upon the area. So इसको कुछ ऐसे अलग से नहीं कह पाएंगे, कोई अलग फॉर्मूला है नहीं इसका. अभी इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में देखेंगे हम लोग इसको और डिटेल में. ठीक है. सो या दैट इज इट. तो आप लोगों ने स्ट्रेस देखा, स्ट्रेन देखा, और उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी देख लिया आप लोगों ने. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ. ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग.
So the next topic. ये एक साइंटिस्ट का नाम है हुक, और उसी ने ये लॉ पेन किया था। सो रॉबर्ट हुक ये साइंटिस्ट का नाम है, और उसका कहना क्या है कि कोई भी बॉडी अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर एक्सटेंट जहां पर आपने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो फोर्स अप्लाई कर लिया तो वो डिफॉर्म तो होने ही वाला है, ठीक है। एक बार वो डिफॉर्म हो गया, उसके बाद एक ऐसा एक्सटेंट जहां पर हम लोगों ने अगर वो फोर्स हटा दिया तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। वो जो पर्टिकुलर एक्सटेंट है उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो कोई भी बॉडी अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर ऐसा बिहेव करेगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आप अपना स्ट्रेस बढ़ाओ, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ेगा, आप आपका स्ट्रेस कम कर लो, स्ट्रेन कम हो जाएगा। ये हुक कहना चाहता था। पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर। कोई भी बॉडी का एक इलास्टिक लिमिट होता है, उसको हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। सो सी दिस नाउ। Within the so let's see the definition. Within the elastic limit, within the elastic limit of a body, the stress, the deformation क्या देते हैं, the deformation क्यों कहते हैं, okay, the deformation of a body is proportional to the force applied, is proportional to the force applied। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, we can also say, or within the elastic limit, within the elastic limit, stress is directly proportional to strain, ठीक है। दिस इज हुक्स लॉ। यानी अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, लेट्स प्लॉट अ ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास स्ट्रेन यहाँ पर मेजर कर रहे हैं हम लोग, और ये यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस मेजर कर रहे हैं, स्ट्रेस। ऑलराइट, तो इसका जो ग्राफ होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब वो स्ट्रेट लाइन है तो सेंटर से पास कर लेगा ये, और ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ हियर, इस तरह से। ऑलराइट, सो दिस इज द ग्राफ। और फिर फाइनली यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऑलराइट, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, देयरफॉर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको अगर हम लोगों ने मेजर कर लिया, ये हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर आएगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ना हर बॉडी के लिए अलग होता है। फॉर एवरी बॉडी इट इज डिफरेंट। जैसे आप रबर ले लो, उसका कांस्टेंट अलग होगा। अगर आप लोगों ने स्टील ले लिया, उसका कांस्टेंट अलग होता है, ठीक है। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट जो होगा वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। वी कॉल इट एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, द कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The constant is called modulus of elasticity। ये टर्म हम लोगों ने एक बार सुना हुआ है, साउंड में देखा हुआ था। देखो जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड देख रहे थे तब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम देख रहे थे हम लोग। सो दैट इज द केस नाउ, ऑलराइट। और ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये 3 तरह के होते हैं आपके पास, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट्स है, सो दीज आर 3 एक्चुअली।
चलिए, so modulus of elasticity. The first one is Young's modulus. This is also a scientist's name, Young's modulus. ठीक है, ये एक्चुअली इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ से एसोसिएटेड है, इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ. Then you've got bulk modulus. Bulk modulus. This is elasticity of volume. And the third one is modulus of rigidity. Third one, modulus of rigidity. This is elasticity of shape. Elasticity of shape. इन सबको सिंबल होता है, वो देखेंगे अभी हम लोग. एक एक टॉपिक हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी यहाँ पर. ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये ग्राफ से भी मिल जाता है आपको. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा हुआ है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है. सो स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेन ग्राफ gives modulus of elasticity. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये जो है ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर ऑफ मटेरियल. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल. और आप अगर देख लेते हो, सो देखिए ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका यूनिट अगर हम लोगों को पढ़ना होगा तो आपको मालूम है कि स्ट्रेस का यूनिट होता है पास्कल और स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ठीक है, सो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे आपके पास. सो इसका जो यूनिट होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, SI यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, या फिर हम लोग इसको पास्कल भी कह सकते हैं. और पास्कल डायमेंशंस क्या आ जाएंगे इसके, m1 l -1 t raised to the power -2. ये इसके डायमेंशंस आ जाएंगे. क्यों? बिकॉज इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसलिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे यहाँ पर. ऑलराइट, एक और चीज, वन मोर थिंग. व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? Elastic limit is the extent till where just hold on. Extent till where stress is directly proportional to strain. ठीक है, this is called as the elastic limit. अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स के अब हम लोगों ने इसको मेंशन किया हुआ है. अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग. सो द फर्स्ट वन इज यंग्स मॉड्यूलस. फर्स्ट, सो यंग्स मॉड्यूलस, इसको हम लोग Y से डिनोट कर लेते हैं. Y, कैपिटल Y डिनोट करते हैं हम लोग इसको. सो यंग्स मॉड्यूलस देख लो. इट मेजर्स the resistance of a solid, of a body to elongation, that is change in length. All right, so Young's modulus
Young's modulus is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain. ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन देखा हुआ था, तो इनको मेंशन कर लेता है फिर से. सो जस्ट सी दिस. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कितना था आपके पास, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर था, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कितना था आपके पास, L अपॉन L था. ये L क्या था आपके पास, इट वाज चेंज इन लेंथ, और ये कैपिटल L इज द ओरिजिनल लेंथ. सो देख लीजिए यंग्स मॉड्यूलस कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू mg अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय L आ जाता है. सो फाइनली देयरफॉर y इज इक्वल टू, आप देख लीजिए, mgl डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर L. ये आ जाता है आपके पास आपका यंग्स मॉड्यूलस. ठीक है, दिस इज यंग्स मॉड्यूलस. इसका यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. और डायमेंशंस क्या होंगे इसके डायमेंशंस होंगे m1 L-1 t⁻⁻². ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इट इज गोइंग टू बी द सेम वे. ऑलराइट, यूनिट और डायमेंशंस. पर ये यंग्स मॉड्यूलस हो गया आपके पास. यंग्स मॉड्यूलस क्या मेजर करता है, इट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस टू द एलोंगेशन इन द बॉडी. ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस जो है, अगर हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं किसी बॉडीज के लिए, तो ये स्टील के लिए सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, दिस इज वेरी हाई फॉर स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह ऐसे बॉडीज के लिए. रबर के लिए बहुत कम होता है यंग्स मॉड्यूलस. सो देख लीजिए y ऑफ स्टील जो है दैट इज बेसिकली 20 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, काफी बड़ी क्वांटिटी है ये. दिस इज अ वेरी बिग क्वांटिटी. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ, अगर आप लोगों ने रबर देख लिया हुआ है, ठीक है, या फिर ओके रबर यहाँ पर मेरे पास तो नहीं है, शायद होगा, एक सेकेंड ना. रबर का कम है, इट इज लो, अब यहाँ पर नहीं है. ठीक है, चलो लेड का है. लेड इज वेरी लेस, इट इज 1.5 into 10⁻10. ये 8 नहीं है, 10 है. ये इट्स अ वेरी बिग क्वांटिटी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हर बॉडी के लिए ये अलग होता है. दिस इज फॉर लेड. ऑलराइट, मटेरियल टू मटेरियल ये चेंज होते रहता है. जो मटेरियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है उनका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होता है. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर इज वेरी लेस. ठीक है, तो रबर बहुत आराम से डिफॉर्म हो सकता है, स्टील बहुत आराम से डिफॉर्म नहीं होता. ये देखिए, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मैं जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो रेजिस्ट करेगा अपने डायमेंशंस चेंज करने के लिए. ठीक है, सो वो होता है यंग्स मॉड्यूलस. ऑलराइट, सो लेंथ के लिए होगा वो. तो आप देखिए रबर को मैं आराम से इलोंगेट कर सकता हूँ, पर स्टील अगर किसी ने मुझे एक स्टील का रॉड दे दिया, कहा मुझसे कि खींचो इसको और लेंथ चेंज कर लो, तो इतना आसान नहीं होगा वो. आई हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स टू इट. सो वो जो लॉट ऑफ फोर्स है ये डिपेक्ट कर रहा है यहाँ पर बेसिकली 20 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो दैट्स द केस. सो दिस इज यंग्स मॉड्यूलस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वन, बल्क मॉड्यूलस. इसको हम लोग K से डिपिक्ट करते हैं. K, बल्क मॉड्यूलस. सो चलो, so it measures the resistance of a body. It measures the resistance of a body for change in volume. All right, so bulk modulus is equal to
is equal to volume stress upon volume strain, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, याद रखना हम लोगों ने वॉल्यूम स्ट्रेस अभी अभी देखा हुआ था कि इट इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा पी जितना फोर्स, जितना प्रेशर अप्लाई करता है, प्रेशर इनटू एरिया आपको फोर्स देता है, तो डेल्टा पी इंटू ए इज गोइंग टू गिव यू द फोर्स अपॉन एरिया, एरिया और एरिया कैंसिल हो जाता है, डेल्टा पी आ जाता है आपके पास यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा पी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेन आपके पास आएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी आ जाता है। बेसिकली ये नेगेटिव क्वांटिटी होती है पर न्यूमेरिकली हम लोग उसको पॉजिटिव का कंसिडर करते हैं वो। ठीक है, तो आपके पास फाइनली बल्क मॉड्यूलस के की वैल्यू आ जाती है, के इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी आ जाता है आपके पास। ठीक है, के इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू वी। ठीक है, V is the original volume, delta P is the pressure applied, and delta V is the change in the volume. So this is called as bulk modulus. Alright. Bulk modulus, इसका भी यूनिट कितना आ जाएगा आपके पास? The unit is going to be Newton per meter square. So unit is Newton per meter square, या फिर हम लोग इसको पास्कल भी कह सकते हैं, और इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा आपके पास? m1 l raised to the power -1 t raised to the power -2। ठीक है, सो दिस इज बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल होता है वो देखते हैं हम लोग। सो बल्क मॉड्यूलस, सो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस होता है, 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। मतलब आप लॉजिकली देख लीजिए ना, आप जिस बॉडी को जिसको आप लोग प्रेशर अप्लाई करते हो और उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हो आप लोग, तो उसका बल्क मॉड्यूलस बहुत ज्यादा होगा। अगर बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है तो वो कंप्रेस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होगी? कम होगी। अगर बल्क मॉड्यूलस कम है तो फिर वो बॉडी आराम से कंप्रेस हो जाता है, आराम से कंप्रेस हो जाता है, तो फिर उसका कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी वहां पर। ठीक है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो फिर कंप्रेसिबिलिटी जो है इसका यूनिट कितना आ जाएगा आपके पास? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन आ जाएगा यहाँ पर, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। और इसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगे आपके पास? जो इनके डायमेंशंस है बस इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसके डायमेंशंस आ जाएंगे आपके पास m-1 L1 t raised to the power 2। ये कंप्रेसिबिलिटी के डायमेंशंस आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि के जो के फॉर, ऑलराइट, सो के फॉर स्टील जो है, के फॉर स्टील इज इक्वल टू 16 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, और हम लोगों ने ऊपर दूसरा और कौन सा देखा हुआ था? लेड देखा हुआ था। तो लेड के लिए जो है, for lead किधर गया? For lead it is 4.1 into 10 raised to the power 10। ठीक है, so K for lead is 4.1 into 10 raised to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या आ जाएगा? 1 upon 16 into 10 raised to the power 10। ऑलराइट, दैट्स इट। चलिए, so this is bulk modulus। मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए बच्चों, have you understood this? यहाँ तक Young's modulus and bulk modulus, have you understood this? चलो सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, modulus of rigidity। रिजिडिटी, इसको हम लोग नीटा के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो है नीटा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको। सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज रेजिस्टेंस, measure of resistance of a body
of a body towards change in shape, towards change in shape. So ये जो modulus of rigidity है, ठीक है, this is equal to modulus of rigidity is equal to shearing stress upon shearing strain so this is equal to shearing stress हम लोगों ने देखा हुआ था F upon A ही रखेंगे हम लोग इसको F upon A divided by shearing strain हमने देखा था that was equal to tan theta तो ये equal to आ जाता है F upon A tan theta ठीक है so therefore neta is equal to F upon A tan थीटा आ जाता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स ठीक है वैसे ये जो एंगल होता है ये बहुत बड़ा नहीं होता इट इज वेरी स्मॉल ठीक है सो फॉर स्मॉल एंगल्स tan theta is equivalent to theta so therefore neta is equal to F upon A into theta आ जाएगा आपके पास ठीक है दिस इज फॉर स्मॉल एंगल्स ठीक है याद रखना दोनों कंडीशंस आपको याद रखना है फॉर वेरी स्मॉल एंगल यानी इट इज लाइक टिल 3 डिग्री वगैरह तक के लिए ठीक है 2 से 3 डिग्री के लिए मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं सो दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी चलिए नेक्स्ट टॉपिक the next topic is Poisson's ratio all right okay so बेसिकली जब हम लोग किसी वायर को खींचते हैं ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उसका लेंथ चेंज होता है ठीक है इट्स नॉट जैसे आप इसी पेन को कंसिडर करो कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर जब मैं इसको खींचना चालू करता हूँ ठीक है क्या होने वाला है इसका लेंथ तो बढ़ता ही है पर ये बीच का जो सेक्शन है ना इसका विड्थ चेंज हो जाता है ये जो बीच का सेक्शन है ये जो विड्थ है इसकी कम हो जाती है ना यहाँ पर आप किसी भी चीज को अगर स्ट्रेच करते हो तो बीच में से भी वो कंप्रेस हो जाता है तो आपको वो पॉइजन्स रेशियो मेजर करना है वहां पर पॉइजन्स रेशियो क्या होता है इट इज द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन द लैटरल स्ट्रेन ठीक है सो देखिए आपके पास सपोज यू गॉट दिस टाइप ठीक है एंड या दिस इज द बॉडी ठीक है सो ये आपके पास आपकी बॉडी है ये जब आप इसको खींचते हो ना व्हेन यू स्टार्ट पुलिंग दिस ठीक है इस तरफ से खींचते हो और इस तरफ से खींचते हो तो हो क्या जाता है बेसिकली इसका लेंथ तो बढ़ने ही वाला है ठीक है द लेंथ इंक्रीजेस इट कम्स आउट टू बी टिल हियर ठीक है यहां तक आ जाता है वो पर आप इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से जाता है इसका ठीक है द क्रॉस सेक्शन गोज दिस वे ऑलराइट तो ये जो है ना यहाँ पर दिस थिंग ये जो डिक्रीज हुआ ना यहाँ पर ये जो डिक्रीज हुआ यहाँ पर ये डेल्टा आर है यहाँ पर आपका रेडियस कितना है यहाँ पर आपका रेडियस हो गया आर ठीक है हियर इट इज गोइंग टू बी आर यहाँ पर जो चेंज हो रहा है तो ये आपके पास सपोज दिस इज आर माइनस डेल्टा आर है ये आपके पास तो चेंज जो होता है वो डेल्टा आर होता है आपके पास वहां पर तो ये बेसिकली लैटरल स्ट्रेन होता है दिस इज कॉल्ड एज लैटरल स्ट्रेन और ये जो है ये आपके पास डेल्टा एल है यहाँ पर ये इंक्रीज इन लेंथ हो गया यहाँ पर ये कब हुआ जब हमने उसको खींचा अगर हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं तो फिर वो जो लैटरल अगर मैं इस चीज को कंप्रेस कर लेता हूँ तो बीच में से ये बल्ज हो जाता है वो तो बल्ज भी होता है इट इज नॉट कंपल्सरी कि लैटरल स्ट्रेन छोटा ही होना चाहिए इट कैन ऑल्सो मीन दैट इट कैन इंक्रीज ऑल्सो ठीक है सो दूसरा केस लेता है यहाँ पर लेट्स टेक द सेकंड केस सो ये आपके पास ऐसा भी हो सकता है you can have it this way also just hold on
इस तरह से। सो ये आ गया आपके पास ऐसा। अगर मैंने इसको कंप्रेस कर लिया अभी, इफ आई एम कंप्रेसिंग दिस नाउ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आपका दिस थिंग, ऑलराइट, इट कम्स हियर, इट विल कम हियर एंड इट विल बल्ज अ लिटिल, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा बल्ज कर जाएगा वो। तो ये आपका यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हो गया, दिस इज कंप्रेशन, this is compression, and this is okay, let's say that we are just pulling this right now, all right, इसके लिए एक technical word है, just let me look for it. Okay, stretch कर लेते हैं, ऐसे ही कह देंगे, I'm not getting the word now, stretching, ठीक है, स्ट्रेचिंग। सो ये जो हो गया यहाँ पर, दिस इज डेल्टा आर आ जाएगा, ये आर प्लस डेल्टा आर आ जाता है आपके पास, और ये यहाँ पर आपके पास डेल्टा एल है, डेल्टा एल, ये डिक्रीज हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो इज, राइट, सो पॉइजन्स रेशियो, Poisson's ratio is equal to longitudinal strain upon lateral strain, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, हम लोग इसको आराम से फिर डिफाइन कर सकते हैं, यह आ जाएगा L अपॉन L डिवाइडेड बाय डेल्टा R अपॉन R। तो फिर फाइनली आपके पास पॉइजन्स रेशियो जो है, इसको सिग्मा के साथ डिनोट किया जाता है। सिग्मा इज इक्वल टू, राइट, बराबर है, लीनियर स्ट्रेन है ना ये, अच्छा सॉरी, ये उल्टा हो गया, माय बैड, दिस इज लैटरल स्ट्रेन upon longitudinal strain, ठीक है, आई एम सॉरी, उल्टा हो गया ये। सो आप देख लीजिए इसको, हम लोग लेट्स कीप इट दिस वे। सो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R डिवाइडेड बाय L अपॉन L, तो ये पॉइजन्स रेशियो आ जाएगा आपके पास R L डिवाइडेड बाय R इनटू यहाँ पर स्मॉल l आ जाएगा। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। सो दिस इज पॉइजन्स रेशियो, ये आ गया आपके पास पॉइजन्स रेशियो। आप इसको डायमीटर के टर्म्स में भी रख सकते हो, और सिग्मा इज इक्वल टू डी एल डिवाइडेड बाय कैपिटल D इंटू एल आ गया आपके पास। इस तरह से भी रखा जा सकता है, 2 के साथ तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हम लोगों ने, और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये जो पॉइजन्स रेशियो होता है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, ये ओके, ऑलराइट। सो पॉइजन्स रेशियो किसी, सो लेट्स सी दिस, फॉर ग्लास इट इज 0.2, ये किसी भी मटेरियल के 0.1, मतलब इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, और 0 से कम नहीं होता ये, इट इज नेवर लेस देन 0 एंड इट इज नेवर ग्रेटर देन 1। पॉइजन्स रेशियो sigma is always greater than or equal to 0 and it is less than or equal to 1 ideally, ठीक है, प्रैक्टिकल केसेस में, प्रैक्टिकली, ठीक है। चलिए, सो पॉइजन्स रेशियो फॉर ग्लास अगर हमने देख लिया तो ये 0.2 आ जाता है आपके पास, और अगर दूसरी एक क्वांटिटी देख ली, गोल्ड अगर देख लेते हैं हम लोग, पॉइजन्स रेशियो ऑफ गोल्ड इट इज बेसिकली 0.42, ठीक है, 0.42। एक्चुअली ये 0.1 भी बहुत बड़ी चीज है, ये 0.5 से बड़ा नहीं होता कभी भी प्रैक्टिकली, ठीक है। और होमोजीनियस आइसोट्रोपिक बॉडीज अगर लेता है, फॉर आइसोट्रोपिक बॉडीज, फॉर होमोजीनियस isotropic bodies, tropic bodies, सिग्मा जो है वो ग्रेटर देन -1 होता है एंड इट इज लेस देन 0.5, पर प्रैक्टिकली 0 और 0.5 के बीच में होता है ये, ठीक है। सो दिस इज फॉर ग्लास एंड गोल्ड, ठीक है।
चलिए यहाँ पर लैटरल स्ट्रेन क्या होगा? लैटरल स्ट्रेन अगर किसी को देखना ही है, सो it is just the change in the diameter upon the original diameter. All right. So this is Poisson's ratio.